कैबिनेट मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा जी देवी विराजमान है। आप महिला बाल विकास भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री है। केंद्रीय कानून मंत्री हम सबके लाडले श्री अर्जुन मेघवाल साहब, खाद्य आपूर्ति मंत्री कैबिनेट राजस्थान सरकार श्री सुमित भोलारा जी, हमारे प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला जी, जो बजट परिचर्चा उसके कोऑर्डिनेटर है हमारे प्रदेश के द्वारा, हमारे विधायक श्री सिद्धि कुमारी जी, पश्चिम जोधागढ़ जी, महादेव जी, शहर अध्यक्ष विजय आचार्य जी और हमारे ओबीसी के प्रदेश के चंपालाल जी। तो आप सबसे प्रेस से मैं मुखातिब होगी। मैं आपसे निवेदन, आप प्रेस से सभी को नमस्कार। आज विशेष रूप से आज के इस प्रेस वार्ता में भारत सरकार के केंद्रीय कानून मंत्री और इस क्षेत्र के सम्मानित सांसद आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, सभी सम्मानित विधायक और पार्टी के सभी सम्मानित साथी, प्रेस के सभी सम्मानित साथीगण, आप सभी को नमस्कार। आज मुख्य रूप से आप लोगों के बीच ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुखातिब होने का अवसर मिला और बीकानेर में ये दूसरी बार हमें आने का सौभाग्य मिला। आज सबसे पहले बजट, जो केंद्रीय बजट पेश हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही साथ केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी विशेष रूप से अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने 7वीं बार बजट पेश किया है और एक महिला होने के नाते इस बजट में स्पष्ट रूप से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच रही है और जो एक लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, विकसित भारत 2047, तो इस बजट के माध्यम से 2047 का मार्ग प्रशस्त होता दिखाई देता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 आयाम तय किए हैं 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए: महिला, युवा, किसान और गरीब। और विशेष रूप से देखें तो इस पर बहुत ज्यादा इस बजट में फोकस भी किया गया है। महिला की बात अगर करें तो आज महिला 3 लाख करोड़ से ज्यादा बजट का प्रावधान महिलाओं के लिए किया गया है। महिलाओं का के वर्कफोर्स अगर हम देखें तो श्रम शक्ति में भी, श्रम के क्षेत्र में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। पहले जहां 23% था, अभी 37% हुआ है। और उसके साथ साथ महिलाएं और आगे बढ़े, वर्कफोर्स में उनकी और भागीदारी हो, तो इसके लिए बजट के माध्यम से जो अनाउंस माननीय मंत्री जी ने किया है कि जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहां उद्योग हैं बड़े बड़े, जहां महिलाएं काम करती है, तो वहाँ महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, कामकाजी महिलाओं के लिए, और उसके साथ शिशु देखरेख के लिए शिशु गृह भी बनाए जाएंगे ताकि महिला वर्कफोर्स और बढ़ सके। इसके साथ ही युवाओं के बारे में अगर आपको बताएं, इसके अलावा महिलाओं से संबंधित और कई योजनाएं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हम उसको आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। और इसके साथ युवाओं की बात अगर हम करें तो युवा आज एक बड़ी शक्ति है, भारत युवा देश है, तो विशेष रूप से उस पर भी ध्यान रखा गया है कि युवाओं को, लगभग 1 करोड़ युवाओं को बड़े बड़े इंडस्ट्री में उनको 1 साल के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था उनकी की गई है। इंटर्नशिप के माध्यम से उन्हें प्रत्येक महीने 5,000 रुपये और एक मुश्त 6,000 रुपये प्रोत्साहन भत्ता के रूप में उन्हें दिया जाएगा। उसके साथ साथ मुद्रा योजना हो, स्टार्टअप योजना, स्टैंडअप योजना, इसके माध्यम से भी युवाओं को आगे बढ़ाने की बात की गई है। इसके साथ ही साथ 20 लाख युवाओं को हम
नए जिस कंपनी में वो जाएंगे काम करेंगे तो उसके लिए ईपीएफओ के लिए भारत सरकार उसके लिए कंपनी को भी 3,000 रुपये देने की व्यवस्था उसमें की गई है। और उसके साथ साथ युवा देश के भविष्य हैं, उनके लिए कौशल विकास के माध्यम से बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनके माध्यम से वो उनको आगे बढ़ाने का काम, और साथ ही साथ हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वृद्धि हो रही है बजट में, तो उसका भी सीधे तौर पे लाभ हमारे युवाओं को भी मिलेगा। उसी तरह अन्नदाता की बात अगर करें तो अन्नदाता हमारी रीढ़ है, और अन्नदाता के लिए सरकार में हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कि किसान समृद्ध हो और किसानों की आय दोगुनी है। तो इसके लिए उनके लिए कई प्रावधान किए गए हैं, और खास करके हम देखें तो एक किसान सम्मान निधि के साथ साथ किसानों एमएसपी बढ़ाना, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हर एक चाहे रबी या खरीफ सभी फसलों की एमएसपी बढ़ी है, और उन्हें उचित दर पर यूरिया डीएपी मिल सके उसके लिए भी भारत सरकार की ओर से उन्हें सब्सिडी दी जाती है। और इसी तरह से फिर गरीबों के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाकर लगातार 5 साल किया गया है। आयुष्मान से जोड़ने का और जो 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को जोड़ने का प्रावधान है, और उसके साथ ही साथ अन्य क्षेत्र में भी गरीबों के लिए कई योजना की शुरुआत की गई है। और तो इस तरह से हम देखें तो ये बजट बहुत ही संतुलित है। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, और इस बजट के माध्यम से 2047 का भारत का ये रास्ता साफ हमें दिखाई देता है। और इसके साथ अगर हम राजस्थान की बात करें तो बहुत बड़ी राजस्थान को इसमें बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान को भी मिला है। इसमें सबसे बड़ी बात कि राजस्थान के लिए जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसमें 922 करोड़ रुपए की लागत से 1578 एकड़ में इसे विकसित किया जाएगा, और इसके लिए राज्य सरकार ने 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना भी जारी कर दी है। और इससे टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में राजस्थान को 73,504 करोड़ रुपए भी मिलेंगे, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है, 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। और इसके साथ साथ इस बजट में प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो सोने व चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटने से जयपुर के जेम्स एंड ज्वेलरी का कारोबार को भी फायदा होगा। और इस तरह से उपभोक्ताओं को जो ज्वेलरी खरीदने वाले हैं सोने की ज्वेलरी, उनके लिए लगभग 6,000 रुपये से ज्यादा 1 तोले सोना में उनको फायदा भी होगा, और उससे बीकानेर को भी उससे बड़ा फायदा होने जा रहा है, और इसका असर भी हम लोगों को दिख रहा है। और इसी तरह से भारत को वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए भी सीधा लाभ राजस्थान को मिलेगा। और राजस्थान चूंकि उसमें खास करके हम बीकानेर की बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्य स्थान है, जिससे लगभग यहाँ पे 20 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार भी उसके माध्यम से मिलेगा। और साथ ही साथ जैसा अन्नदाता के बारे में हमने कहा तो वित्त मंत्री जी ने दलहन और तिलहन के लिए नए मिशन की घोषणा भी की है, और इससे फसलों के उत्पादन, भंडारण और मार्केटिंग के लिए विशेष प्रयास की भी घोषणा की गई है। इसमें राजस्थान सहित बीकानेर सहित राजस्थान का भी बड़ा इसमें लाभ मिलेगा दाल उत्पादक के मामले में। साथ ही दलहन उत्पादन में दूसरा और तिलहन में तीसरा और चौथा स्थान राजस्थान रखता है, तो इसलिए किसानों को इसमें हमारे अन्नदाताओं को बहुत ज्यादा लाभ इसके माध्यम से भी मिलेगा। 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के आवागमन संबंधी विकास योजनाओं को बजट में स्थान दिया गया है, और इसमें राजधानी जयपुर भी शामिल है राजस्थान की बात करें। और क्योंकि 30 लाख से ज्यादा आबादी की है तो इस राजस्थान के अंदर कई ऐसे बड़े शहर जिनको कि इसका लाभ सीधा मिलेगा, और ऐतिहासिक शहर के रूप में भी इसे
एक रफ्तार को गति मिलेगी। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने, जैसा हमने पहले कहा कि गरीब कल्याण के लिए भी इस बजट में प्रावधान है, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 4 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को भी यहाँ राशन अलग से वो दिया जा रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की है। इससे जनजातीय क्षेत्र, खास करके हमारे आदिवासी समुदाय के लोग जहाँ रहते हैं, उस गांव का भी संपूर्ण विकास होगा और इसका भी फायदा राजस्थान के बांसवाड़ा, उदयपुर, ग्रामीण, डोंगरपुर, प्रतापगढ़ जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। मुद्रा योजना की सीमा बढ़ा दी गई है, 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। इसके माध्यम से भी महिलाओं को और खास करके इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। और साथ ही साथ बीकानेर की बात, निश्चित रूप से बीकानेर बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है और हमारे आदरणीय कानून मंत्री जी यहाँ से हैं, तो निश्चित तौर पे बीकानेर दिन प्रतिदिन विकास की रफ्तार में वो आगे बढ़ रहा है। और इस बजट के माध्यम से भी, और राजस्थान सरकार हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में है, तो डबल इंजन की सरकार के माध्यम से लगातार हम राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और विकसित भारत का जो लक्ष्य है, जो संकल्प है, तो वो राज्य से होकर ही जाता है। तो निश्चित तौर पे राजस्थान राज्य, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। और साथ ही साथ राजस्थान के अंदर बीकानेर से सभी शहरों का विकास और अन्य क्षेत्र में भी उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य राज्य सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं। धन्यवाद। आगे एक स्थान जो है दूसरा तीसरा है। आप जिस शहर में बैठी हैं उसकी पहचान अर्चना मेघवाल से है, इस बात में अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन उसकी पहले पहचान जो है भुजिया पापड़ रसगुल्ला से भी है। और आप यहाँ बात करेंगे, पता करेंगे, अर्जुन जी ने कितने बार मुद्दा उठाया है, जो आपकी थाली में भुजिया आता है, आपकी थाली में मुंगोड़ी आती है, आपकी थाली में पापड़ आता है, वो जो पापड़ तैयार होता है उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है महिला की। और मैं बात कर रहा हूँ भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री से। उन महिलाओं की अगर उत्थान को लेकर विभाग इस तरह की कार्य योजना बनाए तो न सिर्फ बीकानेर की भुजिया पापड़ की तरह मुंगोड़ी को भी एक पहचान मिलेगी, उन महिलाओं का भी उत्थान होगा, उनकी आजीविका की स्रोत भी बढ़ेगी। मैं सोच रहा था कि मैं बीच में बोलूँ, लेकिन आपने पहला क्वेश्चन ऐसा कर लिया, बोलना पड़ता है। मोदी की भावनाओं का ये ठीक कह रहे हैं मोहन जी ने। इस बजट में जो MSME जो क्लस्टर है, जहाँ ट्रेडिशनल फ्यूल इस्तेमाल होता है, जैसे भुजिया बनाने में भी कई जगह ट्रेडिशनल फ्यूल इस्तेमाल होता है, हमारे सेरेमिक में भी कई जगह ट्रेडिशनल फ्यूल इस्तेमाल होता है, मक्का बनाने में भी होता है। तो ट्रेडिशनल फ्यूल की जगह जो हम फ्यूल इस्तेमाल करेंगे उसमें इलेक्ट्रिक भी हो सकता है और दूसरा फ्यूल भी मॉडर्न फ्यूल भी हो सकता है, तो ट्रेडिशनल फ्यूल से मुक्ति मिलेगी। तो ये तो एक क्लस्टर ऐसे 7 क्लस्टर पूरे देश में बनेंगे। एक क्लस्टर हम बीकानेर में लेने का पूरा प्रयास करेंगे। मंत्री जी बैठी है, उसमें भुजिया वालों का भी है, सेरेमिक्स वालों का भी है, औरों का भी है। तो बात कर देंगे, यूज करे, लोग खाना यूज करे अपने भी काम में, वो बड़ा काम लिया हाथ में। उसमें ट्रेडिशनल फ्यूल से भी मुक्ति मिलेगी और जो आपका उसके जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो भी होगा और महिलाओं का भी काम उसमें सम्मिलित है। मानदेय बढ़ाने की देखिए, ये बात तो सही है। जो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, क्लास रूट से जुड़ी है, बहुत मेहनत करती है और समय समय पर भारत सरकार हो या राज्य सरकार भी अपने स्तर से उनके मानदेय में बढ़ोतरी कर रही है। जैसे हमें जानकारी मिली है कि राजस्थान सरकार ने भी 5,000 रुपये 9,500 अभी मानदेय महिलाओं को भत्ता दिया जा रहा है। आने वाले समय में भी ये हमारे ये विचाराधीन है। आने वाले समय में इनकी जिस तरह से ये मेहनत करें, इनके काम को देखकर इस पर हम लोग विचार करेंगे।
अपने अपने स्तर से इस तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। शिक्षा से महिलाओं को आगे बढ़ाने की रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से महिला कैसे सशक्त हो, आगे बढ़े, उसके लिए निरंतर काम हो रहे हैं। और हमें लगता है कि राजस्थान सरकार के मोदी जी के जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ मिलकर काम कर रही है। इसलिए यहाँ निश्चित रूप से जो महिला से संबंधित, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात रही हो, महिलाओं को और आगे बढ़ाने की बात रही हो, इस पर राज्य सरकार और भारत सरकार काम कर रहे हैं। कुछ ही देश है श्याम जी, कुछ जहाँ इसको छुट्टी के रूप में 3 दिन की छुट्टी हो या 4 दिन की छुट्टी हो, छुट्टी के रूप में इसको स्वीकार किया है। बाकी हमारी एक कमेटी है, उस कमेटी में जाएगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। मैडम एक सवाल आप तो महिला बाल विकास है, उसके माध्यम से 28 लाख लड़कियों और महिलाओं को पैड सप्लाई की जाती है। ये दिसंबर 2023 से योजना बंद पड़ी है और बीकानेर में सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 यूनिट लगी थी, डुमरगढ़ और भूलपुर, जिनको महिलाएं ऑपरेट करती है, पैड बनाती है सीमेंट में। वो सारी महिलाएं बेरोजगार है, इसका पूरे जितने भी घर बिल्कुल इस पर डिटेल में बात करेंगे और आगे से बात करेंगे। अगर देखें तो अलग अलग फॉरम से लोगों को जो राय आ रही है, बातें आ रही हैं, तो ये बहुत ही संतुलित बजट है। और शायद पहली बार ऐसा देश में बजट आया है, तो बजट की लोग सराहना कर रहे हैं हर एक स्तर के लोग। विपक्ष का काम ही है वो आलोचना करना। जब उनको किसी भी कोई भी चीज समझ में ना आए तो वो आलोचना सरकार का करना, यही वो अपना दायित्व समझते हैं। तो इसलिए विपक्ष का काम है वो अपनी बात करे, लेकिन हम हर एक वर्ग को लेकर, हर एक वर्ग के लिए काम हम लोगों ने इस बजट में प्रावधान किया है। चाहे महिला हो, युवा हो, आपको जैसे पहले ही बात, किसान या गरीब, तो हर सर्व समावेशी बजट है। सभी को साथ लेकर, चाहे मध्यम वर्गीय हो, हर किसी के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। सर्व समावेशी और संतुलित बजट। मैं ऐड करूँ उसमें थोड़ा आपको। देखिए ऐसा है, तमिलनाडु के सांसदों ने सबसे ज्यादा विरोध किया दूसरे दिन पार्लियामेंट परिषद में कि तमिलनाडु का नाम नहीं आया इस बजट में, जिसका आप आलोचना कर रहे हो, जो विपक्ष कर रहा है, जिसकी आप बात कर रहे हो, तो उसमें बड़ा विषय था तमिलनाडु का नाम नहीं है। बाकी लोग नहीं कर रहे थे तो हमने बजट देखे, यूपीए के समय पूरे 10 साल में 6 बार तमिलनाडु का नाम नहीं आया बजट में, जिसमें चिदम्बरम जी ने एक पेश किया। तो इसका मतलब क्या तमिलनाडु को पैसा नहीं मिला? राजस्थान का नाम नहीं आया तो क्या राजस्थान को पैसा नहीं मिला? आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th फेज आएगा तो राजस्थान को पैसा मिलेगा। ITI अगर सुदृढ़ीकरण होंगे 1000 तो बीकानेर के भी तो होंगे, राजस्थान के भी होंगे। इसलिए ये वो उनकी आलोचना का मुद्दा था, क्योंकि वो बजट में आलोचना नहीं कर रहे थे, सरकार की आलोचना कर रहे थे। वो बिहार और उनको ज्यादा दिए हैं ना, उसको लेकर बिहार भी भारत में ही है और आंध्र प्रदेश भी भारत में ही है। वो बजट तो भारत का है ना, बजट को भी, जबकि बजट में बोलना चाहिए। दबाव नहीं था। देखिए आंध्र प्रदेश में ये किसने किया? आंध्र प्रदेश का तेलंगाना का बंटवारा हमने तो नहीं किया ना, उन्होंने किया। तो उनके लिए एक आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना। पोलावरम प्रोजेक्ट उन्हीं का ही पार्ट है। तो हम कहेंगे पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए पैसा देंगे तो पोलावरम प्रोजेक्ट है कहाँ? तो आंध्र प्रदेश आएगा ना। पुल कोई बड़ा गंगा नदी पे बनेगा, पुल बनाएंगे तो उसका नाम आएगा तो कहाँ है? तो बिहार ही आएगा ना। इसलिए कोई वो मुद्दा नहीं। वो सर्वदलीय बैठक में विशेष मांग कर चुके हैं, इसलिए बात है। तो गंतव्य स्थल बताया था, गंतव्य स्थल डेस्टिनेशन है बीकानेर। कौन सा है वो? क्या कह रहे थे आप? प्रसाद योजना का कहना था एक देश एक चुनाव और एक देश एक पाठ्यक्रम, एक देश एक टैक्स। लेकिन आप देख रहे हैं कि टैक्स में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो एक देश एक टैक्स तो है नहीं। जीएसटी मेरे ख्याल में 1 नेशन 1 टैक्स की और एक बढ़ा हुआ कदम है और बहुत अच्छी तरह से बढ़ा है जीएसटी वाला। एक मिनट, इसमें 3 चीजें बाहर रह गई है तो वो उसमें भी प्रयास करेंगे। हम पेट्रोल डीजल है, उसी के बारे में आप उसमें क्या कोशिश कर रहे हैं? आपके जीएसटी काउंसिल का मुद्दा है ना। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने ये तय किया
कि जीएसटी काउंसिल में हम निर्णय बहुमत से नहीं करेंगे, सर्वसम्मति से करेंगे। अगर एक भी राज्य जीएसटी काउंसिल में अगेंस्ट में बोलता है, हम निर्णय बहुमत से कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, इसमें हर राज्य की सहमति ले, इसलिए हम राज्यों की सहमति ले रहे हैं। अदरवाइज जीएसटी में तो आप देखो इतना सरलीकरण हुआ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो पहले जीएसटी का विरोध करते थे, वो जीएसटी की प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे पेट्रोल और बाकी बात वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात, वो रिपोर्ट हमारी कमेटी, मैं भी उसमें सदस्य था, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को दे चुकी है और उसमें समय आने पर उसमें कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी। मंत्री जी रेलवे पार्टी आपको आप वो वीडियो देखना, ममता जी का माइक किसी ने बंद नहीं किया, वो अपने इंडी गठबंधन के लोगों को खुश करने के लिए बाहर आकर के उसने बोल दिया। अब बोल दिया तो फिर निर्मला सीतारमण जी को आना पड़ा कि भाई वो सच तो बोले, जितना उनको टाइम अलॉट था उस टाइम पे बोली, वो आई, अच्छी बात है, नीति आयोग की मीटिंग में आना चाहिए। इसलिए कई जगह हर मंच का राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आज हालत ये है बीकानेर में जरा सी बारिश होते ही पूरा शहर जो है ताला पड़ जाता है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, जगह जगह ताला पड़े हुए हैं, फाटकों की समस्या जैसी की तैसी है। इसके लिए कहना एक जगह बढ़ती है, दूसरी जगह टूट जाती है। सरकार की ओर से रोज वापस आता है। अभी बारिश का सीजन है, हमारे 15 से ज्यादा टेंडर कंप्लीट हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर देना है, लेकिन बारिश सीजन खत्म होने के बाद वो वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। नहीं कभी सड़क बनाएंगे वो पहली बारिश में वापस बह जाएगी। और गड्ढे बेशक हो रहे, मानती हूँ, क्योंकि हमारे बीकानेर में सिविल का सबसे बड़ा अमृत का काम हो रहा है, जहाँ पे ड्रेनेज होती है, दो साइड पे भी अंडरग्राउंड पाइप लगे हैं, तो सब थोड़ी सी समस्या है, लेकिन वो लाइफ टाइम का समाधान भी है। तो मैं मानती हूँ कि कुछ अव्यवस्था शहर में हो रही है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि उससे ज्यादा से ज्यादा राहत हम दे सकें। आज एक शहर में पोस्टर लगे हैं, आयुक्त लाभ है, इस वजह से जो है स्मार्ट सिटी में पोस्टर लगे हैं, उसको लेकर क्या लगा रहे हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि किसी की अगर तबियत खराब है, वो बेड रेस्ट पे हो, तो उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आप आगे काम कीजिए। उन्होंने बिल्कुल चार्ज किया है, डेली रूटीन के काम हो रहे हैं, लेकिन कुछ काम अच्छे हुए। बेशक हमने सीएम साहब से बात की, उन्होंने कहा जल्द इसका निस्तारण करें। धन्यवाद।